अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। Khalid has been charged with a stringent anti-terror UAPA law. Why are two people sitting in Bahadurgarh, Haryana, knows and hate Umar Khalid so much that they are ready to kill him? मेरा नाम सैयद कासिम रसूल इलियास है। मैं उमर खालिद का फादर हूँ। मेरा नेटिव प्लेस जो है वो अमरावती महाराष्ट्र है। मेरा नाम डॉक्टर सबीहा खानम है और मैं उमर की अम्मी हूँ। और उमर मेरे फर्स्ट बॉर्न हैं, वो 1987 के बॉर्न हैं। ये मेरी दूसरी बेटी की पैदाइश के बाद जब मैं घर आई थी तो ये जब की फ़ोटो है। इसमें उमर और मरियम पहले से थे और 3 साल के थे उमर इस वक्त। तीनों बहन भाई हैं ये हमारे घर में एक फंक्शन था, उमर का कुरान मुकम्मल हुआ था उस वक्त। ये इनकी कज़न के साथ इनकी ये फ़ोटो है। इसी तरह ये इनके कज़न्स आए हुए थे, इनकी पुप्पी आई हुई थी, उनके बच्चों के साथ फ़ोटो हैं इसमें। ये इनके स्कूल पिकनिक की फ़ोटो है। ये तो उमर आई थिंक 12th क्लास में थे जबकि ये फ़ोटो है इनके अपने नानी के घर की है। ये इनके स्कूल में जो है वो उनको किसी चीज़ में सर्टिफिकेट मिला था उस वक्त की ये फ़ोटो है। ये उमर की है इंडियन क्रिकेट टीम की टी-शर्ट पहने हुए और ये टीवी पर मैच वैच गालिबन देखते हुए उनकी फ़ोटो है। वैसे तो बच्चे जैसे होते हैं आमतौर पे वो जो है, लेकिन मेरी अम्मी बहुत कहा करती थी कि आमतौर पे बच्चे ऐसे नहीं होते। मेरा तो पहला ही बच्चा था वो, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ जब थोड़े बड़े हुए 3-4 साल के तो कोई भी चीज़ समझाने के लिए मैं पहले उनको कॉन्फिडेंस में ले लेती थी। मैं कभी मतलब झूठ बोल के, कभी ऐसा होता है ना बच्चों को छोड़ के जाना है तो झूठ बोल के जाए, तो मैं उमर को पहले ही समझा देती थी कि उमर हमें मार्केट जाना है या जो भी काम है और आप इतनी देर नानी अम्मी के पास रहेंगे और उसके बाद फिर मैं आऊँगी। तो वो मतलब उमर को क्योंकि वो समझ में आ जाता था तो वो कभी ऐसा नहीं होते थे कि जैसे मुझे छुप के निकलना पड़े या कुछ आमतौर पे जैसा होता है। तो उस वक्त मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि आमतौर पे बच्चे ऐसे नहीं होते, माँ को जाते हुए देखते हैं तो रोते ही हैं। लेकिन क्योंकि मैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके बात कर लेती थी तो इसलिए वो हमेशा वो था। क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला उनके सामने, कभी भी नहीं। मतलब कॉन्शियसली मैंने इस बात की कोशिश की थी कि कभी बच्चों के सामने झूठ ना बोला जाए। तो एक मर्तबा मुझे याद है कि किसी ने कुछ बात ऐसी बोली जो बहुत ही मतलब लॉजिकली ठीक ही नहीं थी। मतलब जैसे क्रिकेट का था कि क्रिकेट का शौक़ था, तो हमारी पड़ोस में 2 बच्चे रहते थे, उन्होंने कहा कि किरमानी को तो क्रिकेट हमने सिखाया था। छोटे ही थे, मतलब मेरा ख्याल जहाँ तक है वो 12-13 साल के होंगे, लेकिन ये भी लगा कि वो गलत कोई कह रहे होंगे, सिखाया है। तो उन्होंने उनकी मदर से जाके पूछ लिया, आंटी ये कह रहे हैं कि किरमानी को क्रिकेट इन्होंने सिखाया था। तो उन्होंने भी हंस के कह दिया कि हाँ इन्होंने ही सिखाया था। तो आए मेरे पास, अम्मा उन्होंने जो है क्रिकेट किरमानी को सिखाया था। मैंने कहा बेटे आप सोचिए तो वो कितने छोटे हैं, किरमानी अब पूरा मतलब वो है, तो आप कैसे आप ये सोच कैसे सकते हैं। नहीं उनकी अम्मी ने भी कहा तो वो कोई झूठ को ही बोलेंगी। मतलब ये एक दिमाग में था कि झूठ नहीं बोलेंगे। अब फिर उन्होंने भी ये बताया कि किरमानी एक बच्चा था जिसके साथ ये खेला करते थे। उनका भी ये नहीं था कि वह, लेकिन इनको ये लगता था कि कोई झूठ नहीं बोल सकता, झूठ का वो नहीं है गुजर।
तो मैं मैं उस वक्त उनको समझाया कि बेटे कुछ लॉजिक भी लगाना चाहिए, कुछ दिमाग से भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों में, जितने हमारे बच्चे हैं सब में, वो बहुत ही टैलेंटेड भी था और साथ साथ बहुत ही शाई था। लेकिन हमने अपने बच्चों की तरबियत में इस बात का लिहाज रखा है कि बच्चों पर कोई चीज़ थोपी नहीं जाए ऊपर से। उनके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा किया जाए कि वो खुद अपने अंदर वो सलाहियतें और वो एम्बिशंस डेवलप करें जो एम्बिशंस उनके होने चाहिए। उमर बचपन से सवाल बहुत करता था, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैं किचन में हूँ, काम कर रही हूँ और उन्होंने ज़रा सा नोटिस किया, अम्मा तवे पे रोटी है तो ये क्यों नहीं फूली, जब मैं तवा हटा के जैसे सेकती हूँ तो उनको लगता था जब ये चूल्हे पे फ्लेम पे आ गई तो ये क्यों फूल गई। उस वक्त हम जो है घर में ऐसे रहते थे जिसमें आंगन था, थोड़ी सी ओपन अच्छी स्पेस थी, तो वो नोटिस किया होगा उसने रात में चांद कई दिन तक। फिर कहने लगे अभी तो थोड़े दिन पहले चांद पतला था, अब ये बड़ा क्यों हो गया। तो मतलब हमेशा कोई भी चीज़ जो उसकी समझ में नहीं आए वो पूछता ज़रूर था, बहुत ज़्यादा सवाल करता था। तो मैंने भी हमेशा ये कोशिश की कि सही जवाब दूं और टाला नहीं, मतलब ये नहीं किया कि नहीं अरे हटो ये कुछ करो। मैं हमेशा सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने की पूरी उसको कोशिश करती थी। उमर खालिद को बचपन से क्रिकेट का शौक़ था बहुत, और उनका एम्बिशन भी ये था कि वो क्रिकेट के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते थे। तो हमने क्रिकेट में उसको बढ़ने दिया आगे, क्रिकेट सिखाते भी थे हम लोग उसको। हम खुद, मैं कभी बॉलिंग करता था, वो बैटिंग करता था। तो वो उसने अच्छा खासा बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था वो, और एक स्टेट टीम के अंदर सेलेक्ट भी हो गया था। लेकिन बाद में जैसा कुछ बहुत सारे पुश एंड पुल होते हैं उसमें उसका नाम नहीं आया था, तो उसके बाद उसका वो वहाँ से दिल हट गया। हमने बहुत कोशिश की कि वो आगे बढ़े, ट्राई करे, लेकिन उसने कहा नहीं अब मैं नहीं खेलूँगा। कि उमर 87 बॉर्न है और 92 में बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ, तो उमर कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। लेकिन जैसे हम लोगों को बहुत तकलीफ़ थी, बहुत वो था, तो बच्चों पे भी उसका असर था। और उस वक्त उमर ने एक ड्राइंग बनाई थी और उन्होंने एक मस्जिद का ऐसे डोम बनाया था और कहा था कि ये गिरा दिया, अब इसको फिर हम बनाएंगे। जाहिर है कि वो इतना असर था कि उनके अपने उसमें भी उन्होंने शो किया उसको। देखिए, कोई ऐसे समाज में ऐसी कोई घटना हो रही हो, किसी के साथ मारपीट हो रही है, जुल्म हो रहा है, और कोई खड़ा नहीं हो रहा, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई एक आदमी को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और कोई साथ नहीं दे रहा है। तो घर आके बोलता था भाई ये क्या तरीक़ा है, कोई जाना चाहिए, कोई नहीं। तो मतलब ये कि समाज के अंदर किसी के साथ भी जुल्म ज़्यादती हो, वो बचपन से वो चीज़ उसकी फितरत में थी कि किसी पर कोई भी जुल्म हो रहा हो तो हमें साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़कर उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये 2010 से हम उमर को जानते हैं। वो एमए में ज्वाइन किया था जेएनयू, हिस्ट्री में ही। मैं भी हिस्ट्री का ही छात्र था, इतिहास का। हम लोग जो लोग जेएनयू में दोस्त थे, मैं हूँ, बूनो है, या फिर और भी जो प्रियरंजन है, तो हम लोगों को फुटबॉल बहुत पसंद थी। तो हम कई बार फुटबॉल के बारे में बात करना शुरू कर देते थे, खास करके वर्ल्ड कप चल रहा है या यूएफए का फाइनल मैच होने वाला है या फिर कुछ भी हो। लेकिन वो उमर को फुटबॉल उतना पल्ले नहीं पड़ता था, लेकिन वो क्रिकेट खेलता था और वो बचपन से क्रिकेट खेलता था। और उसका एक्चुअली शौक था कि वो इंडिया टीम में एक दिन क्रिकेट खेले। वो बोलता था हम लोगों को कि वो विराट कोहली के साथ नेट प्रैक्टिस किया है जब विराट कोहली नहीं बना था। तो ड्यू में भी वो खेलता था। तो उसको एक वो था कि वो ऐसे बैठा रहता था। एक तो उसका शक्ल में दिखता था कि उसको पसंद नहीं चल रहा है कि फुटबॉल की बात चल रही है। फिर वो एक पॉइंट के बाद अचानक कुछ ऐसा बोलेगा कि ये बात क्रिकेट की तरफ घूम जाए।
तो वो ये नहीं बोल पाएगा कि अभी फुटबॉल पे बात नहीं करेंगे, अभी क्रिकेट पे बात करेंगे, लेकिन वो अचानक ही बोलेगा हाँ उसका, मान लो हम बात कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा, वो जो रन अप लिया था वो बहुत अच्छा, रन अप तो वैसे वो भी अच्छा लेता था तो वो फुटबॉल से क्रिकेट पे, तो हम लोगों को कई बार, एक दो बार हम लोग अगर कॉन्शियस नहीं रहे तो अचानक हम लोग देखेंगे हम लोग सब क्रिकेट पे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पहले एक दो बार हो जाने के बाद से हम लोग समझ जाते थे कि भाई ये नहीं होने वाला, तो उधर जाके बैठो। कहानी बोलने में वो बहुत माहिर था, और एक प्रॉब्लम ये था कि उसके कई सारे कहानी अच्छे भी होते थे, सब कहानी अच्छे भी नहीं होते थे, काफ़ी कुछ कहानी बहुत लंबे खींचते थे। और उसको अगर एक कहानी बोलना है और मान लेते हैं कि हम 4 लोगों का सर्कल है और हम ये कहानी सुन चुके हैं, तो एक दिन दूसरे दिन हम चाय पे बैठे तो एक 5वां इंसान बैठा है, बाकी 4 लोग सेम है, वो सेम एंथुजियाज्म के साथ वो पूरा कहानी वो 5वें इंसान के लिए बताएगा। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन में एक छठा आदमी आके जुड़ गया, तो अरे तुमने तो सुना ही नहीं, अभी मैंने कहानी खत्म किया। तो फिर ये जो 4 या 5 लोग हैं, इनको एक ही कहानी उतने ही लंबा और उतने ही डिटेल्स में कई बार 2-3 बार सुनना पड़ता है। You don't get pizzas delivered, you don't get internet connections, you don't get home loans, and apart from that there's a lot of police presence around the area. There have been a lot of rallies and people have taken out, I mean they have been carrying placards saying that we are secular, we are Indians and we are not pro-Pakistan, and it's very disturbing for me to see my to see my neighbors going for such rallies, because I've never seen the residents of Lajpat Nagar or Defence Colony take out such rallies that we are secular, we are Indians, don't doubt our nationality. कई लोगों के साथ पॉलिटिक्स के साथ रूबरू होना डिपेंड करता है वो कौन है उसके ऊपर। तो जैसे एक हिंदू अपर कास्ट फैमिली से आया हुआ एक लड़का या लड़की, शायद पॉलिटिक्स से रूबरू होने में उनको वक्त लग सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकते हैं कि उनको जेएनयू में आने के बाद चीज़ें पता चले, या फिर किसी और कैंपस में, सिर्फ जेएनयू की बात नहीं, किसी और यूनिवर्सिटी में आने के बाद धीरे धीरे उनको पॉलिटिक्स के साथ उनका रिश्ता बने। लेकिन उमर जैसे एक मुसलमान नौजवान 2010s में, अर्ली 2000s में, आप समझ सकते हैं कि वो भी बाटला हाउस से आया हुआ, तो ये बात समझने में देर नहीं लगी कि उनके लिए पॉलिटिक्स बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। क्योंकि क्यों एक मुसलमान घेटो में क्या सिचुएशन है, क्या उसका सोशियो इकोनॉमिक क्या कंडीशन है, किस तरीके से आए दिन वो देखता है अपने आसपास मुसलमान युवकों को उठा लिया जाता है, फिर कई साल बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं वो लोग। तो ये जो तकमा है, किसको टेररिस्ट बोला जाएगा, कि तो इन तमाम सारी चीज़ों से वो ऑलरेडी रूबरू था। उमर शुरू से ही लेफ्ट से काफ़ी प्रभावित तो रहा था, और हम लोग साथ ही में एक लेफ्ट आइडियोलॉजी का ही एक संगठन में हम लोग काम करते थे। लेफ्ट आइडियोलॉजी में बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग चीज़ों के साथ आगे बढ़े और हमारे में एक चर्निंग बरकरार रहे। और एक वक्त पे हमको लगा था हम जिस संगठन के साथ जुड़े हुए थे उसमें वो नहीं हो रही थी, तो हम लेफ़्ट को नहीं छोड़े, हम लेफ़्ट आइडियोलॉजी में ही आगे बढ़े। हम लोग भगत सिंह अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छे दिन इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाई, आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है। Politics was the most common thing, मतलब because we were in the same kind of politics. शुरुआत में when we started dating, मतलब it was यूनिवर्सिटी में लोग डेट करते हैं, उतना सीरियस भी नहीं था। लेकिन जब 2016 हुआ, जब 2016 में जब एक अटैक हुआ यूनिवर्सिटी पे और ख़ास करके उमर पे टारगेट करके, तो उसके बाद से ज़िंदगी बदल ही गया ना। दो 2014 के बाद से ही जब ये लिंचिंग शुरू हो गया, तभी लगने लगा था कि मतलब देश में कुछ फंडामेंटली कुछ बदल गया है,
रास्ते में किसी को पकड़ के पीट के मार सकते हैं, धीरे धीरे आम होने लग गया। तभी लगा था कि देश बदल रहा है बहुत ज़्यादा। यूनिवर्सिटी स्पेसेस टारगेट बनना शुरू उससे पहले ही हो गया था। FTII हुआ पहले। The students of the state-funded film school, the Film and Television Institute of India, called for a strike against the appointment of their new chairman, Mr. Gajendra Chauhan. Mr. Chauhan had been appointed by the newly formed government in India, headed by the BJP. The reason for the agitation was that the students claimed that Mr. Chauhan had been appointed to run the film school because of his affiliation to the BJP and his support for the Hindu nationalist organization, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, the RSS. We shall fight! We shall fight! I said stand! We shall fight! We shall fight! Agriculture labor, and I'm my mother and father. My mother has raised us. And caste didn't kill Rohit Vemula. That's the report by a one-man judicial commission, which also says that Rohit Vemula is not Dalit and he killed himself because he is frustrated and lonely. यूनिवर्सिटी स्पेस तो ऑलरेडी एक खतरा दिख रहा था इस सरकार को यूनिवर्सिटी स्पेसेस से, वो तो क्लियर हो गया था। पब्लिक एजुकेशन को लेके टैक्स पेयर्स मनी, ये सारे धीरे धीरे ये बनना शुरू हो गया था, ये नैरेटिव भी। लेकिन जब वो हुआ, मतलब वो कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता था। अब एक छोटा सा इनोकुअस प्रोग्राम चल रहा था, जो प्रोग्राम उससे पहले भी हर साल जिस दिन अफजल गुरु का फांसी हुआ था उस दिन 9 फरवरी को कैंपस में कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ और कश्मीर में जो ओवरऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसके खिलाफ एक प्रोग्राम होता ही था, हमेशा होता था। उस बार सबसे छोटा प्रोग्राम था, कुछ भी नहीं था। उस बार एक कल्चरल इवनिंग होगा, पोएट्री रीडिंग सेशन होगी। पहले यूनिवर्सिटी ने उस प्रोग्राम का परमिशन कैंसिल कर दिया, फिर ABVP आ गया वहाँ तक भी इट वाज नॉर्मल रूटीन। मतलब JNU के एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले भी किया है, उससे पहले भी एक बार मुजफ्फरनगर बाकी है का स्क्रीनिंग बंद कर दिया था लास्ट में, मतलब परमिशन ले लिया था, तो हो रहा था। ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ, एक प्रोटेस्ट मार्च हुआ, सब लोग सारे संगठन आ गए, इसका विरोध किया, बात रखा, वापस चले गए। उस टाइम तक डिफरेंस था बस कि JNU में एक जी न्यूज़ का कैमरा आ जाना, किसी को उन्हें जी न्यूज़ का कैमरा क्या कर रहा है, वो आउट ऑफ स्क्रिप्ट था। अगले दिन जब एक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक प्रोटेस्ट था कि क्यों परमिशन विड्रॉ किया गया उस प्रोग्राम का, उस प्रोटेस्ट में पहली बार लोग देखे कि दिल्ली के सारे मीडिया अपना कैमरा लेके वहाँ पे मौजूद है। लोगों को तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट आर दे डूइंग हियर। वहाँ से फिर वो अगले 1 महीने तक, 1-1.5 महीने तक वो गया नहीं, वो JNU में ही रुक गया। इसके बीच में एक यूनियन बजट पास हो गया देश में, एक जाट रिजर्वेशन को लेके बहुत बड़ा हंगामा हो गया, मुर्थल रेप्स हो गए, लेकिन मीडिया वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। आपको पता होना चाहिए कि JNU में एक छात्र की पढ़ाई पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है, और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पैसा आपकी जेब से टैक्स के तौर पर जाता है, यानी आपके पैसे से पढ़ने वाले छात्र आपके ही देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। सो दे वर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम मीडिया हाउसेस कि आप आओ और पैनल डिस्कशन में आप भी अपना पक्ष रखो। तो शाम की शो से ही शुरू हुआ था कि बात रखने नहीं देना है, उनको दबाना है, और ये सारे लेबल्स। Omar right now Omar, remember this, you I'm talking about you. I'm talking about you, and I'm talking about Lenin, and I'm talking about Ishan. You are more dangerous to this country than Maoist terrorists. I wonder who is funding you. I wonder, I have not finished. I have not finished, so please, I have not finished. I'm going to speak my mind.
तो दैट वाज अ वेरी सिंबॉलिक शो, मतलब काइंड ऑफ इट शोड हाउ मीडिया इज गोइंग टू बी विद वॉइसेस ऑफ डिसेंट इन डेज टू कम। जेएनयू स्टूडेंट्स ने वो झेल के दिखा दिया पूरी दुनिया को, ऐसे होने वाला है आप सबके साथ। उसके बाद भी शुरू हुआ जो कि उमर को लेके खास करके ही इज़ द मास्टरमाइंड ऑफ दिस प्रोग्राम, ये मीडिया डिक्लेयर किया कि एकदम मीडिया ट्रायल क्या होता है वो मतलब सीधा सीधा पूरे दुनिया को दिख गया कि मीडिया बिकेम द जज जूरी एडजुडिकेटर, और उसके साथ साथ पेडलिंग ब्लेटेंट फेक न्यूज़। 13 फरवरी को न्यूज़ एक्स में राहुल शिवशंकर वॉज द न्यूज़ एंकर दैट टाइम। He did a show. First, he said that Umar Khalid, we have sources within the Home Ministry and police have told us that Umar Khalid is a sympathizer of Jaish-e-Mohammed. He has been to Pakistan. इस प्रोग्राम के लिए ये धावा में एक छोटा सा पोइट्री रीडिंग प्रोग्राम करने के लिए अपेरेंटली उमर ने यूएई में कॉल किया, पाकिस्तान में कॉल किया, बांग्लादेश में कॉल किया। He has been to Pakistan and he is a supporter of Jaish-e-Mohammed. So much so that next day the Home Ministry had to issue a statement saying that we have not said anything like that. So the Home Ministry gave a clarification. The media never retracted. Media never apologized. Media never said that हम fake news peddle कर रहे थे या वो गलत था। और उमर को खास करके उमर को टारगेट करना, क्योंकि उसका नाम उमर खालिद था, मतलब कोई कन्हैया कुमार या निर्वाण भट्टाचार्य तो जैसे मोहम्मद का सपोर्टर नहीं हो सकता है ना, तो उमर खालिद को इस तरीके से टेंट करना, इट वाज प्रीटी क्लियर। लोगों को दिखने लगा था इसके ये जो झूठा नैरेटिव चल रहा है, लेकिन झूठा नैरेटिव काम भी किया बहुत ज़्यादा। जेएनयू में जेएनयू के गेट के बाहर एक क्राउड उस टाइम रोज़ इकट्ठा होता था और उमर खालिद को फांसी दो, जला दो, ये सब भी बोलता था। बाद में पता चला वो भाड़े के लोग थे, वैसे कुछ लोगों से हम लोग फिर बातचीत भी करने लगे थे और पता चला आरएसएस के लोग थे। वो इकट्ठा हुआ क्राउड वो तो भाड़े का था, लेकिन उसका जो विजुअल्स व्हाट्सएप के जरिए सब जगह जा रहा था, वो जो लोग देख रहे थे, कुछ तो इम्पैक्ट होना ही है ना उनके लोगों के ऊपर। इम्पैक्ट करवाने के लिए ही किया गया था, ये तो नफरत फैलाने के लिए ये सब काम किया गया था। अचानक से दुनिया बदल गई ना, कि अचानक से उमर कैन नॉट ट्रैवल इन मेट्रो, अचानक से उमर कैन नॉट ट्रैवल इन ट्रेन। उसका पीएचडी तभी चल रहा था, पीएचडी का बहुत ही क्रूशियल ईयर होता है लास्ट 2 साल, उसका फील्ड वर्क तभी भी बाकी था। सो आर्काइवल काम उसका रांची, चाईबासा और पटना में आर्काइव करने जाना था, बट ही कुड नॉट। 2016 में ये हुआ, वो लोग वापस आ गए बेल पे। Felt like a victory, but obviously it was the beginning of the storm. 16 के बाद से एक चीज़ तो हुआ कि मीडिया ट्रायल कभी रुका नहीं, और उसके साथ साथ जो रिलेंटलेस सोशल मीडिया में डेथ थ्रेट्स रोज आना हर दिन, 2016 में ख़त्म नहीं हो गया। देश का माहौल भी बिगड़ रहा था, ठीक है ना। उसके बाद मॉब लिंचिंग भी बहुत बढ़े, मॉब लिंचिंग के इश्यूज़ को उठाना, मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स को लीगल एड पहुंचाना। मॉब लिंचिंग जो होता था मीडिया में खबर तक नहीं आती थी, तो उसको खबर को ले आना, तो उसको लेके भी मतलब एक हेट पेडलिंग तो चल ही रहा था उमर को टारगेट करके भी। वो कभी रुका नहीं, उसके बाद कभी भी नहीं रुका। तो पर वो भी जगह जगह जा रहा था, बात रख रहा था, अपना भाषण दे रहा था। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से उसको बुलाया भी जा रहा था, लेकिन वही केयरफुल होकर जाना पड़ता था। साथ में हमेशा किसी को ट्रैवल करना पड़ता था और फ्लाइट से जाना पड़ता था। ट्रेन से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था, मेट्रो से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था। 2018 में ही वॉज नॉट दैट एक्टिव बिकॉज ही वॉज राइटिंग हिज पीएचडी। फाइनल था पीएचडी का, वो पीएचडी भी चल रहा था बीच बीच में, मतलब रुक तो नहीं सकता है ना, आपका पीएचडी आपके लिए रुकेगा नहीं। ही गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, ये भी है। बहुत लोग उसको प्राइमरी मटेरियल, बिकॉज ही कुड नॉट गो टू द आर्काइव, प्राइमरी मटेरियल भेजा उससे
he wrote his PhD, he finished his PhD, then got into another legal battle because the JNU administration was not accepting his PhD. August 2018 में finally he said okay fine, मतलब you know PhD भी जमा हो गया. और now back to activism. एक प्रोग्राम था 13 अगस्त 2018 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, मतलब 15 अगस्त से पहले, आज़ादी दिवस से 2 दिन पहले खौफ से आज़ादी बोल के एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बहुत सारे मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स के घर वाले और उमर, प्रोफेसर अपूर्वानंद और भी कुछ स्पीकर्स थे जो लोग बात करने वाले थे. प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो बोला कि एक चाय पी के आते हैं बाहर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर ही जो चाय का दुकान है वहाँ पे गए थे हम लोग. 7-8 महीने हो गया था वो कहीं पे कोई स्पीच नहीं दिया था बिकॉज ही वॉज राइटिंग हिज PhD. तो एकदम कट गया था इस सारे एक्टिविज्म से. ही वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ कि ही हैज़ टू स्पीक नाउ. तो सडनली देयर वर 2 people, 2 नहीं, एक को तो हम देखे जो आके पीछे से ऐसे उसको पकड़ लिया. तो मैं उसके एकदम बगल में ही थी. तो पहले मुझे लगा फ़ैन है कोई आके जैसे सेल्फी वेल्फी लेने आया. फिर तो वे वो पकड़ा, समझ में आ गया कि नहीं ये अटैक हो रहा है. तो फिर लगा कि वो जैसे मुंह पे काली पोत के जाता है उस टाइप से लोग हैं, क्योंकि बगल में मवलंकर हॉल में एक बीजेपी का प्रोग्राम कुछ चल रहा था, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे. तो वी वर अ लिटिल केयरफुल. देयर वर 2-3 अदर पीपल जिसको मैं बोला था कि चलो उमर के साथ, वो चाय पीने जा रहा है बाहर तो चलो. तो उसको ऐसे मतलब दैट गाय पीछे से आके उसको पिन कर दिया नीचे. फिर हम लोग भी आ गए, हम भी थोड़ा उसको छुड़ाने का कोशिश कर रहा था, पीटने वीटने पीछे से मार रहे थे. उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसको. वो जब बल्कि 6 फुट लंबा आदमी वो सीधा खड़ा हुआ. एंड देन आई सॉ द गन. ही वाज होल्डिंग द गन राइट एट उमर. ही इवन पुल्ड द ट्रिगर, लेकिन वो चला नहीं. फॉर वॉट एवर रीज़न the gun jammed. The moment the guy realized that my gun is jammed and it's not working, वो डर गया और वो भागने लग गया. He threw the gun on the road and there was a shot. तो जो बुलेट अंदर अटक गया था उससे वो शॉट हो गया. ACP आया, ACP आके वो गन उठाया और उससे फिर दिखाया हम लोगों को, एक एक करके 6 लाइव कार्ट्रिज निकला वहाँ से. और वॉट एवर रीज़न इट गॉट जैम्ड. वो दिखाया भी कि एक कार्ट्रिज उसके अंदर फंसा हुआ था. तो द गन जस्ट रिफ्यूज टू शूट. Who are they? Why are 2 people sitting in Bahadurgarh, Haryana, knows and hate Umar Khalid so much, a student in JNU, that they are ready to kill him? 2 reasons. One, that actually इतना नफरत करते हैं, वो मानते हैं कि ये ऐसे एलिमेंट्स है जिसको मारना चाहिए. और दूसरा है कि इनको मारने से रिवॉर्ड भी मिलेगा. उसके बाद एक बंदा इलेक्शन लड़ा, दूसरा बंदा बीजेपी में काफ़ी आगे तक गया, मतलब कार्यकर्ता बन गया, तो रिवॉर्ड भी मिलता है. वहाँ तक 2016 से 18 तक नफरत करने वाले लोग बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हुआ था, लेकिन वो एग्जिस्ट करता था, हमें पता था एग्जिस्ट करता है और ज़्यादा तादाद में करता है. पर वो घटना जब घटी ना 2018 में, इट बिकेम अ रियलिटी. इट्स लाइक दैट दे एग्जिस्ट, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, दे विल नॉट ब्लिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग योर लाइफ. तो उस घटना का काफ़ी PTSD हो गया था उमर को भी, कि रोड पे निकल के हमेशा टू लुक ओवर योर शोल्डर्स कि कोई पीछे से तो नहीं आ रहा है, सामने जो है वो, मतलब कॉन्स्टेंटली अगर आपको स्कैन करना पड़े ना. और हम लोग भी मतलब
और ज़्यादा मतलब ज़्यादा केयरफुल हो गए रास्ते में। मतलब उस तरीके से गन तो दिखा नहीं था ना सामने। और फिर कहीं भी उमर जाता था बात रखने या कुछ करने, अगर मैं नहीं जा रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं नहीं जाती थी साथ में, मेरा जॉब, मेरा दूसरा काम चलता रहता था, तो कोई और जाता था उसके साथ हमेशा। लेकिन टेंशन हमेशा रहता था ना कि पहुँच गया है, वहाँ से प्रोग्राम तक पहुँच गया है, प्रोग्राम से वापस आ गया है ना, होटल में चेक इन कर गया है ना। तो कॉन्स्टेंटली ये जो टू चेक ऑन हिम, पहले ये नहीं करते थे हम कभी भी कि इतना ज़्यादा चेकिंग ऑन ईच अदर, ऐसा नहीं था। ठीक है, मतलब हम साथ में हैं, लेकिन हमेशा वो क्या कर रहा है हमेशा मैं सोचूंगी, ऐसा नहीं था। लेकिन अभी वो मजबूरी हो गया उसके बाद, इस घटना के बाद, कि कॉन्स्टेंटली टू चेक ऑन हिम। It is a sweeping landslide win for the BJP and for the NDA in this general election. And if you look at the all India picture, the Citizenship Amendment Bill has been passed by the Lok Sabha. जब NRC हुआ और CAA आने वाला था, तो उस टाइम सब लोगों को लग रहा था, ये सिर्फ उमर की बात नहीं है, सब लोग जो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था कि CAA क्या है, कैसे होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन हम लोग शुरू से ही इस पे बात करना शुरू कर दिए थे, और कि ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि द कंट्रीज कैरेक्टर फंडामेंटली कैन चेंज। यहीं से शुरू हुआ था CAA का प्रोटेस्ट, इसी एरिया से। जामिया स्टूडेंट्स वर द फर्स्ट वन। उसके बाद जामिया में लाठीचार्ज हुआ 15 दिसंबर को, बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ। मेरा घर यहाँ से मान लो 2-2.5 किलोमीटर दूर है जामिया, लेकिन सीधे सीधे आवाज आ रही थी स्टन ग्रेनेड्स की। They are firing into the campus. See. कैंपस के अंदर से जो कुछ दोस्त है, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि बहुत बुरी तरीके का लाठीचार्ज हो रहा है यहाँ पे। Black battles, and they were beating me with it. And then friends, our female friends called them. They were very, very, very scared. Police stormed into library, and they beaten us mercilessly. उमर उस दिन बाहर था, वो वापस आया, फिर रात को पुलिस स्टेशन गए हम लोग। पूरा रात बीता एक अलग अलग पुलिस स्टेशंस में, स्टूडेंट्स को निकालने में, उनके फिर उनका हॉस्पिटल लेके जाना एंड ऑल दैट। वहीं के उसके बाद यहाँ पे शाहीन बाग शुरू हो गया। In all of this, we've come here to Shaheen Bagh, where women and children, primarily from this neighborhood near Jamia, have been protesting since December 15th. December 15th is when police, this was after there was a clash between Jamia students and the police. What brought you to this protest? Oh, it's just that I think people are really scared of what is happening to all of us here, and it's not the India we grew up in. एक काम करो, तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। हम सबके लिए ही था कि मतलब ये एक डू और डाई मोमेंट है। ये CAA NRC के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी ख़त्म है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को फंडामेंटली बदल रहा है। धीरे धीरे जब ये बात फैला और जब पूरे देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया, सबसे बड़ा
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सरकार के खिलाफ जब खड़ा हुआ, तो बहुत जगह उमर को बोलने का इनविटेशन आ रहा था, तो बहुत जगह वो जा रहा था बात रखने। शाहीन बाग की चर्चा सिर्फ देश में नहीं पूरे विदेश में हो रही है। जो जुल्म आपने ढाया है, आप कुछ भी कर लीजिए, हम हंसते हंसते अहिंसा के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। देश के सड़कों पे गांधी से प्यार करने वालों की बहुमत है और आपको झुकना पड़ेगा। अलग अलग जगह पे जा रहे हो, मतलब इन द सेंस जाके सिर्फ भाषण देना, पर फिर आगे भी सोचो मतलब क्या होगा। लेकिन वो बोला कि अभी इम्पोर्टेंट है ये इशू, जब तक मतलब लोगों के बीच में जाना और इस पे बात रखना, इसको समझाना कि बहुत सारा गलत फहमियाँ भी है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है टू अपोज CAA, अपोज NRC। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, बंगाल से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ। मुझ में गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमजान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी यहीं। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है? भारत माता की जय। किसी को आइडिया नहीं था कि दिल्ली राइट्स जैसा कुछ, मतलब इतना ब्रूटल एक बैकलैश होगा उसका। हम लोग बिहार में थे, बिहार में आई थिंक समस्तीपुर पहुंचने वाले थे कि खबर आने लगा कि दिल्ली में इस तरीके का दंगा हो गया है। टेंट में लगाओ, आग लगाओ और टेंट में आग लगाओ। तुम्हें तुम्हारी राम की कसम सनातनियों, हर हर महादेव, आज घर में घुसा दो, हर हर महादेव। दिल्ली दंगा एक दंगा ऐसा दंगा था, अनलाइक गुजरात, अनलाइक 1984, दिल्ली दंगा ऐसा दंगा था जो फेसबुक पे लाइव हो रहा था। When the mob prepared themselves for pelting stones, cops are seen just standing next to them and taking no action whatsoever. मार्च की शुरुआत था 2020, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। उमर वॉज गोइंग टू रांची फॉर अनदर anti-CAA प्रोटेस्ट। तभी अचानक से वो बस फ्लाइट में नहीं था उसके साथ, मैं नहीं थी, वो कोई और के साथ जा रहा था। वो मुझे फ़ोन करके बोला फ्लाइट से कि मैं फ़्लाइट में बैठ गया हूँ, मुझे फ़ोन ऑफ करना पड़ेगा, तो एक बार देखेगा क्या हो रहा है ट्विटर में, वाई एम आई ट्रेंडिंग। तो हम ट्विटर खोल के देखे कि ये एक 40 सेकेंड्स क्लिप ऑफ अ स्पीच दैट ही हैड गिवन इन अमरावती, वो अमित मालविया चला रहा है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। उस पूरे स्पीच में उमर ने
गांधी का बात किया, सत्याग्रह का बात किया, हिंसा का बात किया, वो सब कुछ काट दिया, वो सब कुछ इरेलीवेंट हो गया। कोई कॉल फॉर वायलेंस उसमें नहीं था, उल्टा था कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो 40 सेकंड्स का क्लिप उठा के घुमाना शुरू किया कि यही है दंगे का साजिश। एंटी सीए मूवमेंट जो था वो दंगे का साजिश था। अमित मालविया ने ट्वीट किया वो 40 सेकंड्स वाला क्लिप, सारा मीडिया एक दिन पूरा ये गोदी मीडिया चलाया उस 40 सेकंड्स क्लिप को, और ये साजिश है। उसके बाद FIR 59 फाइल हुआ, लेकिन उसमें पहले जो धाराएं थी वो सारे बेलेबल सेक्शंस थे। तो 3 लोग अरेस्ट हुए, उसमें उमर से कोई कांटेक्ट नहीं किया, 3 लोग अरेस्ट हुए, उन लोगों को बेल भी मिल गया। उसके बाद खालिद सैफी और इशरत जहान को उस केस में ले आया गया एंड नॉन बेलेबल सेक्शंस वर इंक्लूडेड। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। Big breaking news that's coming in this Monday morning. Umar Khalid has now been arrested by the Delhi police for his alleged role in the riots that broke out in northeast neighborhoods of the national capital. जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहे, जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया, हम सब ने देखा। उन पे FIR दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही। Khalid has been charged with a stringent anti-terror UAPA law as well as sedition and over 20 other sections of the Indian Penal Code. वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के आलोचक हैं, जो सरकार की नीतियों का और खास तौर से CA कानून का विरोध कर रहे थे, NRC का विरोध कर रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है उनके पास। For 2 years now, I've been hearing this announcement every night. नाम नोट करें, इन बंदी भाइयों की रिहाई है. Note the names. These inmates are being released. And I wait and hope for the day when I would hear my name. On Independence Day in the evening, I sat outside the prison cell with a few others. We saw kites flying high above our jail compound and reminisced about our childhood 15th August memories. How did we reach here? How much has the country changed? Over the last 2 years that I have been jailed, the newspapers, the only source of news here, have intermittently reported on my case. The English newspapers have tried to maintain the pretense of objectivity, but most of the Hindi newspapers, which over 90% of the prisoners depend upon for their daily dose of news, have thrown all journalistic ethics to the wind. They are pure poison. Of late, I have stopped convincing the people around me here of the reality. After all, how many lies should I debunk? But for all its hardships, jail has also led to several positive changes in my life. I have quit smoking. For 2 years, I have lived without a mobile phone. I came here with the concentration span of a tweet. But now I read several novels every month. And finally, after several years of trying, my sleep cycle is back in place. My mother would be glad to hear this. Rather than going off to sleep at daybreak, I now wake up with the sun. Mornings could be called lovely.
इस बुक शेल्फ में जितनी किताबें हैं ये सब पढ़ के वो तिहाड़ से वापस भेजा है। तो 200 से तो ऊपर हो चुका है, 250 से ऊपर हो चुका है। तो ये वाला जो है ब्लाइंड असैसिन बाय मार्गरेट एटवुड, ये उसको बहुत पसंद आया था। ये राही मासूम रेज़ा का विलेज डिवाइडेड, हालांकि वो मतलब इंग्लिश में पढ़ा, वो मुझे पसंद नहीं था। मैं चाह रही थी वो हिंदी में पढ़े इसको। ये श्रीलाल शुक्ला का राग दरबारी भी। मेरे लास्ट बर्थडे में ये वाला जर्सी दिया था मुझे, किसी दोस्त के थ्रू भेजा था, और विद अ नोट दैट I, with a heavy heart, I accept that you love this man more than you love me. I said, yeah, that's true. So. मैं तो माँ हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि उम्र मेरे जहन से कभी भी निकलता हो। चाहे मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे उसका ख्याल आता है। हम तो जाहिर है कि यहाँ हैं, हर चीज़ अच्छी भी, हर तरह की चीज़ें खाते हैं। और मैं हमेशा उमर से पूछती हूँ जब भी मेरी बात होती है उससे, तो कि तुमने क्या खाया। तो उस वक्त मतलब दिल में यही तकलीफ़ होती है कि वो जाहिर है कि किस तरह की लाइफ है। वो हमसे कभी भी जाहिर नहीं करता अपनी तकलीफ़ों को, लेकिन हमें अंदाज़ा तो है जेल की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। एक मरतबा उसने पूछ लिया था ईद पे कि अम्मा क्या पकाया है, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल वो हो गया था। और कहने लगे नहीं अरे आप परेशान मत हुइए, आप लोग खाएंगे तो ऐसा कोई है कि मैंने कहा बेटे हमेशा जो बनता है वही सब चीज़ें बनी है। मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई ये बताने की उसको कि क्या क्या बनाया। दूसरे ये कि जब भी तकरीबन डेली ही ऐसा होता है कि मुझे किसी न किसी काम की वजह से बाहर जाना होता है, तो जब भी मैं उस किसी भी एज के बच्चों को देखती हूँ तो मुझे हमेशा उमर का ये ख्याल आता है कि इस एज में उमर क्या कर रहे थे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मतलब ऐसा वक्त देखना पड़ेगा। या लड़कों को बड़े या उसकी उम्र के आज के नौजवानों को मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि इनको ये अंदाज़ा ही नहीं कि ये आज़ादी कितनी बड़ी चीज़ है। 2021 में जनवरी में मेरी बेटी की शादी थी, उमर की बहन की, तो वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनको 7 दिन का पैरोल मिला था। 7 दिन के लिए वो आए थे। जब फ़ोन आ गया था उनके वकील का और फिर उमर ने भी उनके फ़ोन से बात कर ली बाहर आने के बाद, और क्योंकि उनको मीडिया से और इससे बचाने के लिए उनको सुबह सुबह तिहाड़ से निकाला गया था। हमको भी टाइमिंग नहीं मालूम थी, तो फ़ोन आया जब हमको पता चला तो अच्छा खासी सुबह का वक्त था मतलब, और शादी का घर था, 3 दिन बाद शादी थी। तो खैर वो सब कई लोग सो भी रहे थे, सबको आवाज़ लगाई कि उमर आगे निकल गया, तो कई लोग तो चले गए बाहर उठ के उसको देखने के लिए। और मैं बालकनी में निकली बाहर कि अगर आता हुआ दिखेगा तो बहुत ही उसकी तो जो फीलिंग होगी वो होगी ही, लेकिन ये सोच के बहुत ही ज़्यादा था कि वो एक आज़ादी के साथ एक जगह उसमें चल के वो आ रहा है बाहर, ये बहुत बड़ा। फिर वो यहाँ से देखा कि वो आ गए उमर को मैंने ऊपर से आवाज़ लगाई, उन्होंने देखा। फिर हम लोग यहाँ तो वो कुछ लोग जीने से चढ़ के आए, कुछ लोग तो हर दफ़ा ऐसा लगता था उमर आया दरवाजे में, तो आगे बढ़ते थे। फिर वो पता चला कि अभी उनके कोई दोस्त आया, फिर कोई वकील आया, फिर कोई और आया, फिर वो उमर खैर फाइनली लिफ्ट से ऊपर आए और उन्होंने मुझे गले लगा के फ़ौरन ये कहा नहीं रोना नहीं है अम्मा, रोना नहीं है बस बहुत ही ज़्यादा। तो हालांकि वो जो था उनका जो बेल मिली थी पैरोल पे उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो घर से कहीं नहीं जाएंगे। तो वो नीचे तो कभी भी एक बार भी नहीं उतरा, कभी छत पे जो है वो अक्सर चला जाया करता था। और फिर उसको 7 दिन में ये था कि मैं सोऊं भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूं, उसका एक मिनट यूज़ कर लूँ, एक उसको मतलब ये फीलिंग ज़्यादा थी, आने की खुशी ज़्यादा कि ये टाइम ख़त्म हो रहा है। तो वो उसमें वो कई रातें नहीं सोया कि मतलब बस सबसे बातें करना ये सब इसी में।
और फिर अपने आप ही हम लोग ले जाके तिहाड़ छोड़ कर आ गए। वो भी बहुत वैसी फीलिंग थी कि उमर ने कहा कि अम्मा जब मैं अंदर जा रहा था, गेट से अंदर जाने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे चल रहा हूँ और जैसे पीछे कोई मतलब खींच रहा है। मुझे ऐसा याद आया जैसे जब आप नर्सरी में छोड़ के जाती थी ना, तो छोटे बच्चों को जब पहली दफ़ा छोड़ के जाते हैं तो बहुत वो होता है ना, माँ से अलग होने का एक डिटैचमेंट का जो वो फीलिंग करने लगा, वैसा लग रहा था मुझे जैसे आप नर्सरी में जब छोड़ के जाती थी तो मुझे बहुत वो होता था। बहरहाल है अपनी जगह सब चीज़ें, लेकिन 3-3.5 साल बहुत लंबा अरसा होता है। उसमें हम सब का लाइफ तो चल रहा है ना, एक तरीके से हम लोगों का ऑफिस चल रहा है, ऑफिस में डेडलाइन आ रहा है, ऑफिस के बाद किसी के साथ कहीं पे जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, कभी पेरेंट्स से मिल के आ रहे हैं, कभी मूवी देखने जा रहे हैं। लाइफ मूव्स ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ अस एंड सडनली एट द एंड ऑफ द डे जब रात को ये अचानक समझ में मतलब ये याद आती है कि फॉर एवरीवन एल्स no matter what, yes, we remember him, we feel sad for him, we feel angry about what is happening, but our lives are moving and his life is stuck. Then at a certain level I think there is a sense of guilt that ultimately comes, that why is it that this is the reality for us and that is the reality for him. इन 3.5 सालों में जितनी बार भी उमर से मुलाकात की, चाहे कोर्ट के अंदर मुलाकात हुई हो, चाहे हमने टीवी यानी उनके साथ वीडियो पे जो बात होती है उसमें बात हुई है, जो हमने उसके अंदर डिटर्मिनेशन देखा है, हमने उसके अंदर जो हिम्मत देखी है, जो ढारस देखी है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो नहीं टूटा है अंदर से, वो अपनी जगह खड़ा हुआ है, मजबूत है। बल्कि वो कब अक्सर बेशतर हमको ढारस देता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आऊँगा इंशाल्लाह। We don't want to be sad in that hour that we meet. तो हम लोग मज़े ही करते हैं, काफ़ी हैप्पी बातें करते हैं। वो पूछता है कि गॉसिप बताओ बाहर क्या चल रहा है, और सोशल मीडिया वगैरह ये सब तो टीवी तो है, उधर टीवी देख सकता है, न्यूज़ पे बात होती है, कुछ कुछ फिर बातें हो ही जाता है कि क्या चल रहा है देश में, सॉम्बर टॉक्स वो भी हो ही जाता है। लेकिन बाकी मतलब मैं ज़्यादा मजाक बनाती हूँ, उससे ज़्यादा उसका मजाक बनाने का कैपेसिटी थोड़ा कम है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ख़राब है। तो वो उसको लगता है कि बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ख़राब है उसका सेंस ऑफ, उसका जोक सुन के किसी को हंसी नहीं आएगी, मतलब पीजे है, बेसिक पैथेटिक जोक्स होता है वो, तो इसलिए हंसी नहीं आती है। लेकिन कोशिश करता है वो, जो कभी कभी लिख के भी लाता है वो सबसे ख़राब होता है, जो जोक्स वो लिख के लाता है वो सबसे ख़राब होता है। हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, अभी भी इतना कुछ के बाद भी, और मतलब एक दूसरे को हंसाना इज़ द मोस्ट बेस्ट मेडिसिन टू सर्वाइव द स्टॉर्म दैट वे, क्योंकि यही तो वो लोग नहीं चाहते हैं ना कि हम लोग खुश रहें। खुशियाँ छीनने के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ उन लोगों को जीतने नहीं दे सकते, तो इसलिए वी ऑलवेज आर हैप्पी एंड मेकिंग जोक्स एंड